लंबे समय से इंतजार कर रहे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन खुशियों भरा रहा, जहां प्रदेश के 31,277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री ने 5 चयनित शिक्षकों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया। वहीं प्रदेश के अलग अलग जनपदों के चयनित शिक्षकों से बातचीत भी की। प्रदेश में बहुचर्चित भर्तियों में से एक 69,000 शिक्षक भर्ती में आज 31,277 चयनित शिक्षकों के चेहरे पर मुस्कान आई। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद नवनियुक्त शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। वहीं नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने युवाओं से कहा कि आप लोग तकनीकी का इस्तेमाल करें। वहीं जिन लोगों ने मेहनत की उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बात करने के दौरान यह भी कहा कि अब धरना नहीं, सिर्फ पढ़ाना होगा। मुख्यमंत्री ने 69,000 शिक्षक भर्ती के बचे हुए 37,000 पदों पर भी नियुक्ति जल्दी करने की बात की। 31,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के साथ ही जहां प्रदेश को 31,000 शिक्षक मिले तो 31,000 लोगों को रोजगार भी मिला। उम्मीद की जा सकती है नवनियुक्त शिक्षक शिक्षा और तकनीकी के साथ में प्रदेश का भविष्य उज्जवल बनाएंगे। लखनऊ से प्रियांश के साथ चंद्रमणि शुक्ला, NITV। बलिया हत्याकांड का मामला राजनीतिक रंग लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी का एक 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल बलिया जा रहा है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर ये प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलेगा और उसके बाद रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपेगा। उत्तर प्रदेश के बलिया में कोटे की दुकान को लेकर जिस तरीके से गोली चली और एक व्यक्ति की मौत हो गई, यह मामला लगातार राजनीतिक रंग लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तमाम पार्टियां इस पे हमला बोल रही हैं, तो साथ ही समाजवादी पार्टी ने एक प्रतिनिधिमंडल बलिया भेजने का फैसला लिया है। वहीं पुलिस की नाकामी लगातार सरकार और शासन के लिए मुसीबत बनी हुई है, क्योंकि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इसी के चलते विपक्षी दलों को इस मामले में राजनीति करने का मौका हाथ लगा है। बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह का बयान भी सुर्खियों में रहा है। इसको लेकर भी विपक्षी पार्टियों ने लगातार सरकार को घेरा है। बलिया हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस पकड़ से बाहर है, जो शासन और प्रशासन दोनों के लिए मुसीबत बना हुआ है। साथ ही विरोधी दल लगातार इस मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद के साथ नरेंद्र यादव, NITV, लखनऊ। हाथरस के बहाने प्रदेश में जातीय दंगे भड़काने की साजिश की जांच अब STF की स्पेशल यूनिट करेगी। जांच में स्पेशल यूनिट को अहम जानकारियां मिल सकती हैं। अब तक की जांच में योगी सरकार को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों और फंडिंग के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। इस घटना की आड़ में रची जा रही साजिशों के पर्दाफाश के लिए STF की स्पेशल यूनिट गठित की गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत तमाम इस्लामिक देशों से योगी सरकार को बदनाम करने के लिए की गई फंडिंग और साजिशों की बात सामने आई है। तमाम फर्जी सूचनाएं, एडिटेड तस्वीरें और अफवाहें फैलाने के साथ ही पीड़ित परिवार को भड़काकर प्रदेश में जाति और सांप्रदायिक दंगे फैलाने की बड़ी कोशिश की जा रही थी। मामले में ED पहले ही PFI के सदस्यों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। PFI को पश्चिम के एक खनन माफिया से फंडिंग के प्रमाण मिले हैं। पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की थी, जिस पर CM योगी ने एक स्पेशल यूनिट का गठन किया है। माना जा रहा है कि STF की स्पेशल यूनिट की जांच में कई अहम मुद्दे सामने आ सकते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा, जहां एक तरफ मथुरा सत्य न्यायालय ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्रांगण से सटी मस्जिद को हटाने की याचिका को खारिज कर दिया था, वहीं इस याचिका को अब जिला न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में श्री कृष्ण विराजमान व रंजना अग्निहोत्री समेत 8 लोगों की तरफ से जिला जज की अदालत में दायर की गई अपील के मामले में विपक्षियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पिछले दिनों सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच 1968 में हुए समझौते को रद्द कर मस्जिद को हटाने तथा सारी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई थी। 30 सितंबर को सुनवाई के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन ने ये कहकर दावा खारिज कर दिया था कि भक्तों को दावा दायर करने का अधिकार नहीं है। आज इसी मामले में जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद अपील को स्वीकार कर लिया गया है। लंबे विवाद के बाद जहां अयोध्या का मसला हल हुआ था, वहीं अब मथुरा के फैसले पर विवाद उठता नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों को आपस में सद्भावना बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। लखनऊ से कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ संदीप खेर, R9TV, उत्तर प्रदेश। मथुरा के सांसद और सीने तारिका हेमा मालिनी के जन्मदिन पर लापता होने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग उन्हें बधाई तो दे रहे हैं, लेकिन उनके लापता होने पर तंज भी कस रहे हैं।
सांसद हेमा मालिनी को मथुरा से लापता दिखाते हुए सोशल मीडिया पे यह वीडियो मथुरा में सपा के जिला अध्यक्ष योग मणिकांत जादौन की ओर से वायरल किया जा रहा है। आज मथुरा के सांसद हेमा मालिनी का जन्मदिन लोग अपने अपने तरीके से मना रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में मथुरा की लापता सांसद हेमा मालिनी पर राजनीतिक वार भी किए जा रहे हैं। करीब 6 महीने से कोरोना जैसी महामारी के बावजूद मथुरा की जनता के बीच न दिखाई देने वाली हेमा मालिनी को जन्मदिन की बधाई तो दी जा रही है, लेकिन वार खूब किए जा रहे हैं। मथुरा के सांसद और सीनियर तारिका हेमा मालिनी ने मथुरा में एक गांव गोद लिया था। आज उसकी हालत बेहद खराब है, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है। वो अपने जन्मदिन पर भी अपने गांव को देखने के लिए नहीं पहुंचे। यूपी में सुरक्षित नहीं है महिलाएं। हाथरस जैसी ही घटना बाराबंकी में सामने आई है, जहां पर एक दलित युवती खेत में काम करने गई थी और वहां पर उसके साथ गैंगरेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद सियासी दल योगी सरकार पर हमलावर हैं। उत्तर प्रदेश में बच्चियों के साथ दरिंदगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक जिलों से गैंगरेप की वारदातें सामने आ रही हैं। अब मामला बाराबंकी जिले का है, जहां सतरखी थाना क्षेत्र के पिपरी गांव में दलित बच्ची के साथ हैवानियत की सारे हदें पार कर दी गईं। गैंगरेप के बाद बच्ची का प्राइवेट पार्ट कुचलकर उसकी जान ले ली गई। ये घटना तब हुई जब बच्ची खेत में धान काटने गई थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने दिनेश कुमार गौतम नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। लेकिन पीड़ित परिवार पुलिस के खुलासे पर सवाल उठा रहा है। वहीं इस घटना के बाद सियासी उबाल मार रहा है। पिपरी गांव में सभी राजनीतिक दलों का जमावाड़ा लगा हुआ है और इस घटना के बहाने योगी सरकार पर हमलावर है। पुलिस भले ही दावा कर रही हो कि उसने रेप और हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पीड़ित परिवार अभी भी पुलिस की कार्यशैली और कहानी पर सवाल उठा रहा है। सवाल ये भी उठता है कि घटना के बाद पीड़ित परिजनों द्वारा रेप की आशंका बताने के बाद भी आखिरकार रेप के मामले में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया था और क्यों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया गया। बाराबंकी से कैमरा पर्सन अमित साहनी के साथ गगन मिश्रा, 9 टीवी, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड विधानसभा में दूर से ही 101 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा शान से लहराता हुआ नजर आएगा और इसको देखकर दिल में देशभक्ति की भावना उमड़ना भी लाजमी है। उत्तराखंड विधानसभा में 101 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बटन दबाकर विधानसभा में तिरंगा झंडा फहराने का काम किया। कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत, कैबिनेट मंत्री, विधायक, राज्य मंत्री, विधानसभा के कर्मचारी समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने R9 टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि तिरंगा झंडा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। ऐसे में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में 101 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे को फहराकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। साथ ही इसको देखकर देशभक्ति की भावना और भी ज्यादा बढ़ेगी। उत्तराखंड विधानसभा में देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया है। 9 साल की एक मासूम बच्ची की हत्या के मामले में गाजियाबाद पुलिस की लापरवाही की एक अजीबोगरीब दास्तान सामने आई है। जबकि बच्ची का पिता लगातार हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर रहा था, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को आत्महत्या बना दिया। अब जबकि आरोपियों में से एक का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उसने हत्या का जुर्म इकबाल किया है, तो पुलिस के पांव तले जमीन खिसक गई है और इस पूरे मामले की एक बार फिर से जांच का आदेश दे दिया गया है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में अब से 2 महीने पहले एक मासूम बच्ची का शव छत से लटका मिला था। उस वक्त घर में कोई और नहीं था। जब माँ बाप घर लौटे तो उन्होंने बच्ची का शव लटका देखा और पुलिस को हत्या की सूचना दी। पिता तभी से लगातार ये मांग करता आ रहा है कि उसकी बच्ची की हत्या हुई है और इस मामले में उसने 3 लोगों को नामजद भी कराया था, लेकिन पुलिस ने पड़ोसियों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इस पूरे मामले को हत्या के बजाय आत्महत्या का बना दिया। इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब 2 दिन पहले हत्यारोपियों में एक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उसने हत्या की बात कबूल की और दुष्कर्म के प्रयास की बात भी स्वीकार की। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि वायरल हो रहे वीडियो में आरोपी ने हत्या के साथ बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास की बात भी कबूल की है, लेकिन एसपी देहात का कहना है कि जब तहरीर दी गई थी तो उसमें सिर्फ हत्या का जिक्र किया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कोई इंजरी नहीं आई है। लेकिन अब चूंकि वीडियो वायरल हो रहा है तो इस पूरे मामले की एक बार फिर से जांच की जाएगी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज बलरामपुर पहुंचे। उन्होंने संयुक्त जिला चिकित्सालय में बनने वाले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से KGMU के सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास किया। 300 बेड के इस अस्पताल में
अब अलग से 2 बेड बनाए जाएंगे। इसके साथ ही अगले चरण में यहाँ पर कार्यालय, हॉस्टल व चिकित्सीय स्टाफ के लिए अन्य सारी सेवाएं बनाई जाएंगी। ये जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री यहाँ से शक्तिपीठ दिव्यपाटन के लिए रवाना हो गए, जहाँ से शनिवार को यानी कि कल वो बलरामपुर पुलिस लाइन में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बलरामपुर से ओंकार तिवारी, R9 TV, उत्तर प्रदेश। यूपी साइबर क्राइम सेल ने रोहित त्यागी नाम के एक ठग को गिरफ्तार किया है, जो ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था। नोएडा की साइबर क्राइम पुलिस ने रोहित त्यागी नाम के एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो रोहित त्यागी नाम का ये शातिर ठग पहले रजिस्ट्री विभाग से लोगों की डुप्लीकेट रजिस्ट्रियां निकलवा लेता था। दरअसल इन रजिस्ट्रियों में लोगों के अंगूठे के भी निशान हुआ करते थे, जिनको रोहित अपनी बायोमेट्रिक मशीन द्वारा नकली प्रिंट आउट निकाल लेता था और लोगों के इन्हीं अंगूठे के प्रिंट आउट के माध्यम से लोगों के अकाउंट में रोहित त्यागी सेंध मार लिया करता था। पुलिस की माने तो रोहित त्यागी अब तक लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुका है। आरोपी इतना शातिर था कि ये लोगों के नकली थंबप्रिंट बनाकर उनके अकाउंट में सेंध मार लिया करता था। साइबर क्राइम सेल ने इसके पास से भारी मात्रा में लोगों के नकली थंबप्रिंट, आधार कार्ड, पासबुक आदि भी बरामद किए हैं। नोएडा से गिरीश नारायण, R9, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे एक मामले में कोर्ट से सम्मन जारी होने के बाद जिला न्यायालय में पेश हुए। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे कोर्ट द्वारा जमानती वारंट जारी करने के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय के समक्ष पेश हुए। साल 2015 में अरविंद पांडे विपक्ष में थे। उधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर विधानसभा में मुकदमा दर्ज हुआ था। गदरपुर में चक्का जाम और तहसीलदार के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था, जिस कारण पांडे पर मुकदमा कायम किया गया था, जिसमें शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे समेत 5 लोगों व अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के विरुद्ध IPC की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन उनके न्यायालय में पेश न होने पर उनके विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसके चलते आज अरविंद पांडे इसी मामले में कोर्ट में पेश हुए हैं। उन्होंने कहा कि जनता के कार्यों और कोरोना काल के चलते कोर्ट में पेश नहीं हो सके, जिस कारण वे आज न्यायालय में पेश हुए हैं और वे कोर्ट का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता के कार्य और कोरोना काल के चलते वे कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे, वह न्यायालय का सम्मान करते हैं, इसलिए वे न्यायालय में पेश हुए हैं। महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोलता हुआ मामला कन्नौज जिले में सामने आया है। मामला सौरिक थाना क्षेत्र के खड़नी चौकी का है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला का विवाद ग्राम प्रधान से हुआ था, जिसके बाद महिला ने थाने में न्याय की गुहार लगाई थी और प्रधान पर कई संगीन आरोप भी लगाए थे। बावजूद उसके पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आने के बाद पुलिस ने महज औपचारिकता निभाते हुए मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मामले पर कार्रवाई न होते देख पीड़ित महिला ने कई बार पुलिस से गुहार लगाई। मामले की विवेचना चौकी इंचार्ज खड़नी राजीव कुमार सिंह को सौंपी गई। पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए एक ऑडियो वायरल किया है, जिसमें खड़नी चौकी इंचार्ज उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाने की बात कर रहा है और नशे में दूध जमकर अश्लील बातें कर रहा है। वही मामले में पीड़ित ने SP से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने रो रो कर अपनी आपबीती सुनाई है। ऐसे में महिलाओं पर होने वाले अपराध कम होने के बजाय अब दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। पीड़ित महिला ने पहले भी आरोप लगाया था कि उसके प्रधान से कोई विवाद हुआ था, जिसमें ये चौकी इंचार्ज हिला हलावाई करते हुए कोई मामला दर्ज नहीं करा था। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज हुआ था, लेकिन कार्रवाई कोई भी नहीं हुई थी। वहीं अब जब ये ऑडियो वायरल हुआ है तो कहीं ना कहीं पुलिस महकमा भी हरकत में आया है और अब कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन पीड़ित महिला को अब अपनी जान का खतरा सता रहा है। अमित मिश्रा, R9, उत्तर प्रदेश, कन्नौज। यूपी में लगातार लड़कियों से होने वाले अपराध के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जहां एक और हाथरस का मामला अभी शांत नहीं हुआ है, तो वहीं बाराबंकी की एक और घटना ने दिल दहला कर रख दिया है। अगर वहीं बात करें शाहजहांपुर की, तो शाहजहांपुर में भी दबंगों के हौसले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शाहजहांपुर में दबंगों के हौसले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां मंचलों से परेशान होकर एक नाबालिग छात्रा ने आत्महत्या कर ली। दरअसल दबंग मंचलों ने छात्रा का घर से निकलना मुश्किल कर दिया था, जिसके बाद पीड़ित छात्रा ने छेड़खानी की घटना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। वहीं पीड़ित के परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की, तो पुलिस ने मंचलों के खिलाफ शिकायत तक दर्ज नहीं की। जहां एक और यूपी सरकार सूबे में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए हर संभव कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कुछ प्रशासनिक अधिकारी सरकार की मंशा पर पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर शाहजहांपुर में पुलिस प्रशासन ने समय रहते ठोस कदम उठाया होता, तो छात्रा को ये कदम उठाने की जरूरत न पड़ती। जालौन से गैंगरेप की वारदात सामने आई है।
मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है और ऐसे में लड़की को फिलहाल मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। बता दें, मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के नगर उरई का है, जहां 14 तारीख की देर रात कक्षा 12वीं की एक छात्रा अपनी बीमार मां को देखने के लिए अस्पताल जा रही थी। तभी रास्ते में दो लड़कों ने उसे रोक लिया और वहीं पास में ले जाकर बलात्कार की घटना को अंजाम दे डाला। लड़की को छोड़कर मौके से फरार हो गए। जब लड़की अपने परिजनों के पास पहुंची तो उसने परिजनों को पूरी घटना के बारे में बताया, जिसके बाद परिजन लड़की को लेकर कोतवाली आए और पूरी घटना पुलिस को बताई, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए लड़की की निशानदेही पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर संगीन धाराओं के तहत मामला पंजीकृत किया और लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए भिजवाया। वहीं घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि उरई कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दो अभियुक्तों ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल नाबालिग लड़की अपनी मां को देखने के लिए अस्पताल जा रही थी, तभी मौका पाते हुए इन दो आरोपियों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। बहरहाल पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर पॉस्को एक्ट सहित कई मामले इन पर दर्ज कर लिए हैं। हरदोई पुलिस के हत्थे चढ़े 4 नाइजीरियन ठगों को गिरफ्तार कर हरदोई पुलिस ने जेल भेजा है। हरदोई की रहने वाली एक महिला जिसने शहर कोतवाली इलाके में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिससे ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई थी। वहीं ऑनलाइन ठगी की शिकार हुई महिला के मुकदमे के मामले में हरदोई पुलिस छानबीन करते हुए इन ठगों तक पहुंची। दिल्ली के गोविंदपुरी थाना क्षेत्र से इन 4 नाइजीरियन ठगों को गिरफ्तार किया है। वहीं हरदोई पुलिस की मदद इस मामले में यूपी STF ने भी की। चारों नाइजीरियन ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं हरदोई पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट गई है और इनके सरगना की तलाश भी कर रही है। हरदोई से इंद्रेश दीक्षित, आनंद टीवी, उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल के सबसे बड़ी गल्ला मंडी विशेषरगंज में एकाएक अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। लोगों को सूचना मिली कि मंडी में आग लगी है। उसके बाद स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी है। पूर्वांचल की सबसे बड़ी गल्ला मंडी विशेश्वरगंज के समीप रुई की दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई। आग ने इतना भयानक रूप धारण किया कि आग की लपटें रोड तक फैल गईं। सड़क पर आते जाते जिन राहगीरों ने इस भयानक मंजर को देखा वे सहम गए। दरअसल वाराणसी के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में शुमार विशेश्वरगंज गंजा मंडी में समीप दलहट्टा इलाके में रुई की दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई। फिलहाल घंटों के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन इस आग की चपेट में लगभग लाखों रुपए का माल जलकर धुएं में उड़ गया। फिलहाल आग किस तरीके से लगी इसका अभी साफ निष्कर्ष नहीं निकल पाया। आसपास की दुकानें भी आग के चपेट में आई हैं। गाजीपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब त्योहार के मद्देनजर महिलाएं गंगा स्नान करने के लिए निकली हुई थी। उसी दौरान बेकाबू ट्रक ने उन सभी महिलाओं को रौंद दिया, जिसमें 3 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई और 5 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल जिले के जमानिया तहसील के ताजपुर मंजरिया गांव का मामला है, जहां पे गंगा स्नान करने के लिए महिलाओं का झुंड निकला हुआ था। उसी दौरान गिट्टी से लदे बेकाबू ट्रक ने सभी को रौंद दिया, जिसमें से 8 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिसमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा किया और सड़क को जाम कर दिया। उसके बाद जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को हुई तो SDM समेत पुलिस पूरे मौके पर पहुंच गई और पहुंचने के बाद ग्रामीणों को समझा बुझाकर किसी तरीके से जाम को छुड़वाया और ट्रकों और अन्य गाड़ियों का संचालन शुरू हो गया। फिलहाल मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ग्रामीणों की मांग थी कि पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिया जाए, जिस पे पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के लोगों ने नियमानुसार मुआवजा देने की बात कही, जिसके बाद मामला शांत हुआ। गोरखपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में हुई डबल मर्डर से फैली सनसनी। आपको बता दें कि शाहपुर थाना क्षेत्र के राम जानकी नगर में बीती रात डबल मर्डर से सनसनी फैल गई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। आपको बताना चाहें कि जांच पड़ताल के बाद पुलिस को अहम सुराग लगी, जिस सुराग के अनुसार पुलिस ने नाना, मामी और मामा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया उस डबल मर्डर के मामले में। साथ ही साथ आज पुलिस ने उसका खुलासा भी कर दिया कि संपत्ति के लालच में ये डबल मर्डर किया गया था। गोरखपुर के SSP जोगेंद्र कुमार ने इस घटना की खुलासा करते हुए यह बताया कि संपत्ति के लालच में हत्या की गई थी। साथ ही साथ पकड़े गए 5 आरोपियों को
जेल भेज दिया है। विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही तीर्थनगरी ऋषिकेश की 84 कुटिया एक बार फिर खुल गई है। दरअसल कोरोना महामारी की वजह से पिछले 8 महीनों से 84 कुटिया बंद थी, जिसे राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने आखिरकार अब खोल दिया है। आपको बता दें कि विदेशी पर्यटकों के लिए यहाँ शुल्क भी निर्धारित किया गया है, जो कि विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए 600 रुपये और जो स्थानीय पर्यटक होंगे उनके लिए 300 रुपये रखा गया है। अब देशी विदेशी पर्यटक 84 कुटिया में आकर तमाम तरह के जो योग ध्यान के केंद्र थे उनका दीदार कर सकेंगे। ऋषिकेश से राव राशिद, R9 TV, उत्तराखंड।